जय हिंद क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का न्यू चैप्टर लिमिट्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। हमने ट्रिगो पार्ट 1 स्टार्ट किया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 जो 11th का ही पार्ट है वो भी स्टार्ट करने वाला था, बट एज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट आया कि सर आप हमें लिमिट्स पढ़ा दीजिए। तो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है लिमिट्स, और लिमिट्स को आइए स्टडी करते हैं, इसको अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही लिमिट्स फिनिश हो जाएगा हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो लिमिट्स पार्ट है ये एक्चुअली होता क्या है, एग्जैक्टली लिमिट्स का यूज़ क्या है, मतलब ये लिमिट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमें लिमिट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है कि जब दो फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ x² - 2 डिवाइडेड x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं एट x = 2 पे मुझे इसको सॉल्व करना है। ये फंक्शन मैंने लिया है f(x) = x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, और मुझे x - 2 पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं जब x = 2 यहाँ पे फंक्शन में रखूँगा तो मुझे ये जो वैल्यू मिलेगा 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2 = 0/0 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो जब ये पार्ट नॉट डिफाइन हो जाता है तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, 2 पे नहीं कर सकते हैं। पर क्या ये पॉसिबल है कि 2 पे नहीं कर सकते और इसका आंसर जो नॉट डिफाइन आ रहा है, तो इसको फिर आप कर क्या सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे टाइप को जो 0/0 के फॉर्म में जो किसी वैल्यू के लिए जो 0/0 हो जाता है, जिसका आंसर नॉट डिफाइन हो जाता है, ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसका मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो ऊपर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखा गया इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। अब आप यूँ समझिए कि सपोज़ e⁻1/x हो गया, ठीक है। और x → 0 पे x = 0 मुझे इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, x e⁻1/0 हो गया, तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तब इनफाइनाइट हो गया तो इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट में आ जाएगी। तो इसकी फिर इसको आप फिर से कैलकुलेट नहीं कर सकते x = 0 पे। तो इसको फिर किया क्या जा सकता है, इसके लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट एट x = 0 पे वैल्यू तो ट्रू है, इनफाइनाइट। x = 0 पे भी हमें ट्रू है, नॉट डिफाइन करके आया, इनफाइनाइट करके आएगा। तो इसमें किया क्या जा सकता है। तो ऐसे केस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे x² - 4 के लिए या x डिवाइड बाई x - 2 पे यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 का एक बाजू का नेबरहुड चूज़ कर लेंगे। मतलब जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 2.5 के लिए, और इस समय माइनस किया तो मुझे यहाँ पे हो गया 1.5 के लिए, ठीक है। तो ये इसके 2 के क्या हो गए, नेबरहुड हो गए। तो हो सकता है इनके बीच में डिफाइन हो सकता है। तो जब इनके बीच में डिफाइन हो सकता है तो किसी पार्ट के लिए तो मतलब 2 के लिए भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस को समझने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, बशर्ते मैं आपको एक कोशिश कर रहा था जो पैटर्न इन्फिनिटी या रेज टू इन्फिनिटी हो, 1/∞ अगर आपका कोई ऐसा वैल्यू रखने पे आ रहा है तो भी उसके लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लिमिट्स का काम यहाँ होता है कि जो फंक्शन नॉट डिफाइन आते हैं उनको सॉल्व करने में यहाँ पे हेल्प होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिमिट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बेसिक डेफिनेशन है क्लास, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। ये समझने वाली बात होती है। कोई भी फंक्शन है, अभी तो फिलहाल मैं फंक्शन नहीं ले, सिर्फ एक जगह लेता हूँ। जगह मतलब ये समझिए कोई भी एक मैं डोमेन उठा लेता हूँ। आपके पास सपोज ये आपका एक डोमेन हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका डोमेन हो गया, ठीक है। यूँ समझिए ये आपका अंधेरी स्टेशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बोरीवली स्टेशन। आप क्या करते हो, आप ये जगह से, ये आपका होम प्लेस हो गया, ठीक है। ये आपका होम प्लेस हो गया। फिर आप यहाँ पे स्टेशन पे आते हो, ठीक है। या आपका यहाँ पे होम प्लेस एक्स हो गया, आप एक्स हो और आपको यहाँ अंधेरी स्टेशन पे आना है, तो अब इसलिए आपका घर आपके स्टेशन पे तो होगा नहीं। तो आप जब कुछ डिस्टेंस चल के आएंगे तो अब इसलिए आप यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। तो वो अज्यूम करिए कि आपका जो ट्रेन है वो एफ़ है,
ठीक है। तो जब आप ट्रेन यहाँ से पकड़ेंगे तो आप ट्रेन में बैठेंगे तो कौन हो जाएंगे, आप एफ ऑफ एक्स हो जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी वैल्यू अभी देखिए कैसे चेंज होती है। अभी आप घर पे क्या हो, एज अ चाइल्ड, एज अ सन और डॉटर। आप स्टेशन आते हो एज अ पैसेंजर चेंज होते हो। जब आप ट्रेन में चढ़ते हो, ट्रेन से चढ़ने के बाद जब आप कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो, जहाँ पे आपका स्कूल है समझिए वो आपका पॉइंट एल है, ठीक है। इस पॉइंट पे आप आते हो और ये पॉइंट आपका स्टेशन ए हो गया, एक से ए पे जाते हो और एफ ऑफ एल आते हो। तो एज ए यहाँ पे अभी क्या हो गए, आप यहाँ पे अभी एक स्टूडेंट हो गए, ठीक है। आपकी वैल्यू चेंज हो गई, डेफिनेटली चेंज होगी, मतलब अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, ठीक है। एज अ चाइल्ड आप यहाँ पे चाइल्ड थे, फिर आप पैसेंजर में कन्वर्ट हुए, पैसेंजर से फिर आप हो आप ही, फिर उसके बाद आप क्या किया, एज अ स्टूडेंट, अभी यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो गई। तो सेम थिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एल, आप यूँ समझिए, मैं आपको एक सिंपल सा अच्छा डेफिनेशन दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली एप्सिलॉन डेल्टा होता क्या है। ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, एफ ऑफ एक्स, ये बोरीवली स्टेशन से और जो आपका कॉलेज का जो बीच का डिस्टेंस है ना, यही आपका एप्सिलॉन है, ठीक है। डिस्टेंस आपका कभी निगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली जब आप आए हो तो ऑब्वियसली आपका घर होगा, आप जहाँ पे रहते होंगे वहाँ से स्टेशन आए होंगे अंधेरी, तभी तो आप यहाँ पे आप बोरीवली स्टेशन, फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट एज आए होंगे। तो ये जो पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, ये आपका डेल्टा हो गया, ठीक है। मतलब अगर एप्सिलॉन यहाँ पे है, आप इतना यहाँ पे चल के गए हैं, तो आप यहाँ पे भी डिस्टेंस कवर किए होंगे और डिस्टेंस कितना हो गया, डेल्टा हो गया। इसी को हमको इंट्स के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एल के बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर वो किसी नंबर से छोटा होता है तो ये कन्फर्म होता है, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे भी जो डिस्टेंस हुआ होगा वो भी किसी नंबर से छोटा होगा। तो यही एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है तो ये एक नंबर हुआ होगा। जो नंबर देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे कहाँ पे, डोमेन में यहाँ पे एक डेल्टा मिला होगा। अगर ये एप्सिलॉन यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, कोई डिस्टेंस अगर आपने चले तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपने कोई डिस्टेंस वॉक किया है। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल, दिस वन इज एल, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा, ये जो डिस्टेंस से एक नंबर से छोटा होता है फॉर ऑल, और सभी एक्स के लिए जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जो लेस देन डेल्टा से है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, क्लियर। देन व्हेन वी शो दैट, तब हम कह सकते हैं कि एज एक्स टेंस टू ए, जैसे एक्स ए की तरफ जाता है, एफ ऑफ एक्स कहाँ पे जाता है, एल की तरफ जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली यहाँ पे लागू होता है, जो लिमिट्स का डेफिनेशन, इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी बोला जाता है। आपको एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे शो करता हूँ किस तरीके से इसको आप नंबर के फॉर्म में आपको इसको अंडरस्टैंडिंग करके हम यहाँ पे, सो वी हैव एक फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन करते हैं और उसको यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, मतलब अंडर द फंक्शन एफ में जो एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है। अब मुझे ये चेक करना है कि एज एक्स टेंस टू थ्री, ठीक है, एक्स टेंस टू थ्री, तो इसका मतलब एक्स टेंस टू ए, तो ए की जो वैल्यू है ए इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेंगे, थ्री लेंगे, ठीक है। और एक्स जो है, एक्स यहाँ पे है, तो जो एफ ऑफ ए कितना बनेगा, एफ ऑफ ए का मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एफ ऑफ थ्री है ना, जो थ्री है कितना है, थ्री का स्क्वायर 9 हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन है, तो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। देखिए ग्रेटर देन जीरो, आप इससे डरिए मत, जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है या फिर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एक नंबर है भाई, एक छोटे छोटे नंबर है, जिस नंबर से देखिए कोई भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, पर किसी से तो छोटा होगा ना, जिससे छोटा होगा वही आपका एप्सिलॉन और डेल्टा है। बस इतनी सी बात आपको समझना है कि भैया ये दोनों कोई नंबर है, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, जो एल है हमारा 9 है, वो किससे लेस देन है, एप्सिलॉन। अब यहीं से हम लोग डेल्टा ढूंढ लेंगे कि हमको पता है कि एज एक्स टेंस टू
3 है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर 9 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री, एक एक्स माइनस थ्री एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री, जो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स पे वैल्यू, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री किससे छोटा, एप्सिलॉन अपॉन एक्स प्लस थ्री से छोटा हो गया, ये सो नो। तो अगर मैं यहाँ पे x टेंस टू a लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, एप्सिलॉन बाय 6 एज x टेंस टू 3। जैसे आप 3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एप्सिलॉन, तो यही आपका डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ना, आप यहाँ से कंपेयर करिए x माइनस थ्री, तो मॉड ऑफ x माइनस थ्री किससे छोटा है, वो कौन सा नंबर है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 6 विच इज सेम एज डेल्टा, आप ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं। तो बस ये चीज़ लिखा गया है कि अगर आप कोई भी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं किसी फंक्शन का, तो उसके प्रीवियस और किसी जो मोड होता है, जो किसी डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस किसी नंबर से छोटा हो गया। अब ऐसा क्यों है, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ऐसा हो रहा है कि अगर जब तक किसी चीज़ से, अगर मैं बोलूँगा कि आपको सपोज़ बोरीवली से आपको चर्चगेट स्टेशन जाना है, ठीक है, आपको चर्चगेट स्टेशन जाना है, तो आपकी जो लिमिट है वो चर्चगेट स्टेशन है अभी, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो आप सीधा किधर भी निकलते जाएंगे, पता नहीं कहाँ निकलते जाएंगे, गांव आ जाएंगे रिटर्न होके, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी, आप कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए, तो वही आपकी एक लिमिट है। तो यहाँ पे ये जो मॉड है एक्स टेंस टू, जो मैं बोलूँगा 3 जा रहा है या ए जा रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 6 माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई इसके बीच में किसी से छोटा है, मतलब यहाँ पे एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि एक्स टेंस टू किधर भी निकलते जा रहा है, कितना भी दूर तक, वो एक लिमिट है, और लिमिट कौन डिसाइड करे, डेल्टा। इसलिए डेल्टा लेना पड़ता है क्योंकि किसी नंबर से हमें छोटा बताना पड़ता है। ओके, सो नंबर से जब छोटा बताने के लिए, मतलब हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करके आ रहा है कि ये इसका एक लिमिट एग्जिस्ट होता है, मतलब ये एक बाउंड्री में है, इसका एक लिमिट है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं लिमिट्स के बारे में, जो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए वन साइडेड लिमिट होता है। तो वन साइडेड लिमिट क्या होता है कि अगर मैं, देखिए अगर आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन मैंने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपको एक्स, यहाँ पे ए जो वैल्यू है ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, ए इक्वल टू 1 है। तो जब ए इक्वल टू 1 पे लिमिट निकल रहा है, जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, उसको वन साइडेड लिमिट बोलते हैं। मतलब मैं लिखूंगा इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंस टू ए, मतलब जैसे एक्स ए की तरफ जा रहा है, हमारा एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट, ठीक है। इसका अगर ए एल एग्जिस्ट करता है, ये जो क्या होना चाहिए, एल एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर एल एग्जिस्ट हो रहा है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर एल एग्जिस्ट नहीं होगा, एल कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। सेकेंड इज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिया है ए इक्वल टू 1, तो जब आपका वैल्यू इस तरफ से जाएगा एज एक्स टेंस टू 1 माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव देखो, एक्स टेंस टू 1 प्लस, ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप दोनों तरफ से आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आप दोनों तरफ से यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी यहाँ पे एक लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा वापस से स्टोरी टाइप में एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको वापस से पार्ट क्लियर हो जाए कि लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डेफिनेशन के तौर पर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब लिमिट x टेंस टू a माइनस, मतलब लेफ्ट साइड से जब a की तरफ जाएगा और f ऑफ x की वैल्यू तो भी l आ रही है, और लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब पॉजिटिव से इस साइड से भी आ रहा है तो भी f ऑफ x की सेम वैल्यू आ रही, l आ रही है। तो इस दोनों केस में बोलेंगे कि लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है और लिमिट का वैल्यू आता है। अदरवाइज लिमिट की वैल्यू नहीं आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। समटाइम्स क्या हो गया, सपोज इसकी जो वैल्यू है 1 आ रही है और इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या हो गया, आपका जो l है और यहाँ पे l है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल क्लास मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको मॉड ऑफ एक्स लेता हूँ और मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे मैं इसको चेक करूँगा। अब मुझे बताइए x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 0 है, x हमारे पास मतलब x टेंस टू 0 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, x टेंस टू 0 की तरफ दो तरीके से आ सकते हैं। कौन से? अगर आपका 0 है तो इस साइड से भी आ सकता है, इस साइड से भी आता है, लेकिन दोनों का लिमिट यही बंदा होना चाहिए जो बीच में है, इक्वल टू 0, है ना। तो अब एफ ऑफ एक्स को अगर मैं वापस से रीडिफाइन करूंगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। तो एक्स कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और यही वैल्यू माइनस कब होती है? जब एक्स लेस देन 0, जिसको हम लोग मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं ना। एफ ऑफ एक्स का यही डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, जो मॉड ऑफ एक्स में ये पार्ट होता है। अब मुझे बताइए, सॉरी, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स लेते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स लेते हैं। 1 मिनट। ओके, सो क्लास यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लेता हूँ और उससे बाद एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो एफ ऑफ एक्स में एग्जांपल लेता हूँ, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये किसके फॉर्म में है? 0/0 के फॉर्म में, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करना कंपलसरी है। मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा वो हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो लेकिन क्लास आपको पता है कि इसके पहले मैंने कई डेफिनेशन भी कराए हुए मॉड ऑफ एक्स का। हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन होता है कि एक्स इसका वैल्यू तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स तब होगा जब एक्स इज वॉट लेस देन 0 होगा। सो वी हैव दिस वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूँगा तो एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा इक्वल टू 1, एंड ये बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है कि अगर आपके बीच में यहाँ पे 0 है, एक्स इस तरफ से आ रहा है और एक्स इस तरफ से भी आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, प्लस साइन से आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन आपको यहाँ पे 0 चाहिए। पर आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 1 एंड -1 आ रहा है। भाई लेफ्ट साइड की जो वैल्यू आ रही है या राइट साइड की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल टू 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड की जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू -1 है। मतलब आपको पता ही नहीं है आपको रुकना कहाँ है, ठीक है। तो मतलब दोनों इक्वल नहीं है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, 1 is equal to -1 is not possible, it is not equal to -1. So what we have therefore ऐसे केस में आपका वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है। मतलब आपको कहाँ रुकना है आपको पता ही नहीं है। आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, आप 0 की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? राइट साइड से आ रहे हैं तो आप 1 की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से आ रहे हैं, आप यहीं पे स्टॉप हो जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आप इधर ही स्टॉप हो जा रहे हैं, आप 0 पे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। क्लियर? तो आपका डेफिनेशन इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो आगे यहाँ पे ये पार्ट हो गया। अब आपको मैं इन जनरल बता देता हूँ, वापस से एक बार मैं लिमिट के बारे में कंफर्म करता हूँ या फिर आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। सो सपोज आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप दो फ्रेंड्स क्या कर रहे हो कि आपको यहाँ पे कोई ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज का पार्ट है, ये ब्रिज पे आपको यहाँ पे मिलना है फ्रेंड्स को। एक फ्रेंड्स को इस तरफ से आना है और एक फ्रेंड्स को इस तरफ से आ रहा है, दो फ्रेंड्स को एक ब्रिज पे मिलना है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप सेम रोड से आएंगे तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे मिलेंगे। अगर ये इस साइड से आने के बावजूद इस साइड निकल जाएगा और इस साइड से आने के आप इस साइड, तो मतलब लिमिट क्या हो रहा है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब दूसरे केस में यूँ ऐसा हो रहा है कि आप इस साइड से आ रहे हैं, लेकिन आप इस साइड से आ रहे हैं, अब आप ये ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके पास मिलना कहाँ है आपको, ठीक है, आपको एग्जैक्टली मिलना कहाँ है पे है। सपोज मैं ये पॉइंट को यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये रेड पॉइंट पे आपको दोनों को मिलना है। आप आ तो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है आपके पास? लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, आप आ रहे हैं, और इस साइड से भी आ रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x आ रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं मिलना कहाँ है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू l। मतलब आपका लिमिट पॉइंट आपको पता नहीं है आपको मिलना कहाँ है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे केस में भी लिमिट क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर हो रहा है? होप दैट सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि सिंपल सा डेफिनेशन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। दो केस हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड, पहला केस ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ ऐसे केस में मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है बट इक्वल टू एल आ रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये आपका पहला केस। दूसरे केस में क्या हो गया कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही मैं पार्ट वापस लिख रहा हूँ, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तीसरा केस में आ जाते हैं। अब ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट होगा नहीं होगा वो हम लोग पार्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सपोज़ आप इधर से आ रहे हैं, लेकिन ये बंदा आके यहाँ पे तो पहुँच गया, लेकिन आप यहाँ पे पहुँचे नहीं, मतलब कोई भी एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं होता है तो पूरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर, ये पार्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपका ये पॉइंट है, आप इस तरह से आ रहे हैं, इसको पता है, लेकिन आप इस तरफ जाए, इसको पता नहीं है अब एग्जैक्टली जाना कहाँ पे। तो ऐसे पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसका, जो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट हैंड साइड वाले का आंसर आ रहा है बट लेफ्ट हैंड साइड रखने पे आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका मतलब लेफ्ट, आप इन शॉर्ट में आपको मैं बता दूँ कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लिमिट जहाँ जिस पॉइंट पे मिलना है वो दोनों पॉइंट सब एग्जिस्ट होने चाहिए, तभी आपका लिमिट का आंसर आएगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। इसमें भी कंडीशन है कौन से केस में एग्जिस्ट होता है, कौन से केस में नहीं होता है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट एक ही केस में होगा, और केस कौन सा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट एल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं दैट इससे केस में हम कर सकते हैं लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वन हैंड साइड, मैंने आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या है, मैथमेटिकली वे आपको जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने ऐसे क्वेश्चन को क्यों लिया है आपको यहाँ पे बता देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स जो है वन की तरफ जा रहा है, जैसे ही वन की तरफ जा रहा है ये फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन है, मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन है। देखिए देखिए अगर ये न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में अगर मैं इक्वल टू वन प्रूफ लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वन माइनस वन डिवाइड बाई वन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। तो इसका मुझे ये लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ तो यहाँ पे है जो पार्ट ज़ीरो बना रहा है वो पार्ट को हमें कैंसल आउट करना पड़ेगा। कैसे कैंसल आउट करना है वो हमें कैलकुलेशन से करना पड़ेगा। ध्यान देने की बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स। सो लिमिट एक्स टेंस टू वन, तो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में इनको सॉल्व करेंगे, वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स दिस होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, यही पार्ट है। तो अगेन विल राइट लिमिट एक्स टेंस टू वन। तो देखिए ये जो पार्ट है वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पे, ठीक है। तब ये आप चेक करेंगे क्लास कि इन दोनों पार्ट से ही ये ज़ीरो हो रहा है, मतलब वन माइनस एक्स और एक्स माइनस वन से हमें इन्हीं दोनों पार्ट को ओमिट करना है। कैसे ओमिट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस साइन बाहर लिए तो एक्स माइनस वन हो गया और यहाँ से एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। आप देख पाएंगे कि ये दोनों पार्ट क्या है, कॉमन है। तो हम क्या कर लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू वन माइनस वन अपॉन एक्स, और जो x के जगह पे अब हम वन रखेंगे तो हमें ये पार्ट ज़ीरो नहीं दे रहा है, तो क्या दे रहा है, माइनस वन। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। होप दैट ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से लिमिट को कैलकुलेट करना है। देखो हमारा एम है ये है क्लास की आपको मुझे एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना है, ना कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देना है। क्वेश्चन सॉल्व आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास डाइजेस्ट हो सकता है, आपके पास क्लासेस हो, बहुत सारे आजकल आपको मटेरियल मिल जाएंगे। बट कॉन्सेप्चुअल अगर आप जाएंगे तो इन फ्यूचर में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में दो फंक्शन को जब लिमिट्स अप्लाई किया जाता है उनको कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आपको बता देते हैं। अगर मैं लिमिट्स को x टेंस टू a
दो फंक्शन में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वो लोग जुड़े हुए हैं तो ये लिमिट दोनों को ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स पे जाएगा, प्लस एंड माइनस लिमिट क्या होगा, x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स पे जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यही सेम चीज़ अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। सो दिस बिकम x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड इंटू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए क्या हो जाएगा, g ऑफ x हो जाएगा। अगर यही दोनों फंक्शन डिवीजन में है तो आपका दोनों का जो लिमिट होगा वो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे होना चाहिए g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो पूरा का पूरा फंक्शन एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कौन, g ऑफ x, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कौन है, g ऑफ x है। तो आपका जो लिमिट अप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट g ऑफ x पे जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी हैंडराइटिंग में अभी इशू आएगा बिकॉज आई एम इन अ विलेज, मैं गांव में हूँ और यहाँ से मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैं रोज़ वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ इसलिए काफ़ी लेट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आई थिंक 10 दिन हो गए, नेक्स्ट इस वीडियो को अभी अपलोड करूँगा। सो होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका लिमिट का कांस्टेंट के साथ। लिमिट x टेंस टू, अगर किसी फंक्शन में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो नंबर के ऊपर कभी लिमिट लगता नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस नंबर को बाहर रख देना है और लिमिट अप्लाई करके किस पे कर देना है, लिमिट फंक्शन के ऊपर आपको अप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँगा कि मुझे लिमिट अप्लाई करना है 3x² पे, तो आप क्या करोगे, 3 बाहर लेके तब आप लिमिट लिखोगे। जो भी नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल 2 है x² पे और इसका आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो होप दैट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलूँगा और एक टाइप का फॉर्मूला है, एक टाइप का रिजल्ट है। इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास है इसका प्रूफ, आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रूफ है, कोई कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। बट आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि इस फॉर्मूले को प्रूफ को ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसको लर्न करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो n देखना है, आप देखेंगे क्लास से जो n है दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। a इज अ एनी कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस a इज अ कांस्टेंट विच इज अ नंबर एंड n इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब अगर आपके ये फॉर्मेट में कोई लिमिट दिखेगा तो आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर देना है। दैट मीन्स x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई x माइनस a एज x टेंस टू a, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, बीच में साइन है और फिर आपको ये पार्ट लिखना है। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद बेस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कुछ लिमिट्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। सो देखिए लिमिट z टेंस टू -3 है, ठीक है, एंड रूट ऑफ z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z है। तो क्लास आप ध्यान से देखेंगे कि -3 रखने पे 0/0 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इसका में कुछ करना नहीं है, इसमें पूरा डायरेक्ट z इक्वल्स टू हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -3 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। So we put over here z equals to -3. So inside the root this become a -3 plus 6 divided by -3 equal to root of 3 divided by -3। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। सो दिस बिकम 3 डिवाइडेड बाय -3 इंटू रूट ऑफ 3 विच इज सेम एज -1 डिवाइडेड बाय √3। ये आपका L जो आंसर होता है ना, L एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, आपका L आंसर हो गया। तो होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हुआ किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अगर ये पार्ट देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो इसका मतलब हमें वे ऑफ मेथड चेंज करना पड़ेगा लिमिट्स में। ऐसे टाइप करके स्टूडेंट्स
कॉन्सेप्ट यही आपको यूज़ करना है कि आपका जो ज़ीरो होता है जिस पार्ट से, वो पार्ट को हमें कैसे भी करके कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे इस एग्जांपल में अभी शो किया था कि देखिए ज़ीरो वाले पार्ट को कैसा हमने कैंसिल आउट करके यहाँ पे -1 हमारा आंसर आ गया है। तो होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए कि ज़ीरो नहीं बन रहा है, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ करके या प्लस माइनस कॉमन लेके, कोई तो मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमें कुछ न कुछ करके वो ज़ीरो वाले टर्म को हटाना पड़ता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, y टेंस टू -3 y रेज टू 5 प्लस 2 to 43 डिवाइड बाई y क्यूब डिवाइडेड +2 + 27। आप ये सोल्यूशन ध्यान देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इसके पहले एक फॉर्मूला दिखाया आपको, किया या हमने देखा कि x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू जो होता है n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1 होता है। ठीक है, ये पार्ट हमने अब भी सीखा। तो हमारे पास देखिए y रेज टू 5 है, लेकिन बीच में माइनस साइन नहीं है, एंड जो y टेंस टू है वो कहाँ पे जा रहा है, -3 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ना मैनिपुलेटर करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे 3 के पावर में। देखिए, तो जो y क्यूब है 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब अगर करेंगे तो हमें 27 मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 3 रेज टू 5 करेंगे तो हमें 243 भी मिलता है। इसका मतलब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में, x रेज टू n माइनस a रेज टू n के फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिल सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y रेज टू 5 माइनस ऑफ -3 रेज टू 5। ऐसे क्यों किया, देखिए पहले तो हमें ये फॉर्मूले में माइनस साइन है। दूसरी बात क्या हो गया कि माइनस y टेंस टू -3, जो x टेंस टू a यहाँ पे है तो वही a यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। बताएंगे इसे टाइप के और क्वेश्चन। फिर यहाँ पे y क्यूब माइनस ऑफ -3 होल क्यूब लिखेंगे। देखिए ऑड पावर है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे। फिर से ऑड पावर है -3, देखिए -3 इंटू -3 इंटू -3, दिस विल गिव -27 इंटू -1, तो हमें +27 आंसर आ जाए। -1 मतलब ये माइनस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट को कैलकुलेट किया, एक y टेंस टू -3 लेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए ये पार्ट तो हमें मिल गया, यहाँ का जो ये पार्ट था इस फॉर्मूले में, इसके बेस पे हमें ये पार्ट तो यहाँ पे मिल गया, बट ये पार्ट नहीं है। तो हमें ये पार्ट की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, न्यूमरेटर में भी पड़ेगी और डिनोमिनेटर में भी पड़ेगा, है ना। तो इसमें करना क्या है, हमें ऐसे केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही आदमी से डिवाइड करेंगे। वो आदमी कौन है, देखिए y रेज टू 5 -3 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय, आई विल राइट माइनस ऑफ -3। देखो मुझे वही चीज़ चाहिए, तो ये एक पार्ट का हो गया। देन वी हैव दिस होल पार्ट डिवाइडेड बाय y रेज टू 3 माइनस ऑफ माइनस होल क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस ऑफ -3। आप ये पार्ट को ध्यान से देखिए कि दोनों ये कैंसिल आउट करेंगे तो फिर से आपको यही पार्ट मिल जाएगी। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए दिस विल वर्क एज a एंड दिस विल वर्क एज a x रेज टू n माइनस a रेज टू n। तो n टाइम्स n यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 टाइम्स, यहाँ पे मैं n को डिलीट करता हूँ, सो दिस बिकम 5 टाइम्स -3 रेज टू n माइनस 1, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए हो गया 3 टाइम्स -3 रेज टू 3 माइनस 1, सो वी कैन राइट 5/3 अपनी जगह पे होगा ये पार्ट, एंड -3 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय -3 स्क्वायर। तो ये -3 स्क्वायर से यहाँ से एक पार्ट कटेगा तो -3 स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 3 ज़ा 9 विच इज़ इक्वल टू 15। ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो जिससे ज़ीरो हो रहा था, अगर y की जगह पे आप -3 रखेंगे तो -27 होएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड -3 यहाँ पे रखेंगे 5, इसका वैल्यू -243 और +243 मिलके क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने फॉर्मूले को सॉल्व किया, फॉर्मूले का यूज़ किया और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया, जो हमें लिमिट्स के आंसर यहाँ पे मिल गया। सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है।
यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व, हमें वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा क्लास, रीराइट क्वेश्चन, x टेंस टू -1 है, x रेज टू 4 -1 डिवाइड बाई x -1, लिमिट अगेन वी हैव अ x टेंस टू a, देन वी हैव अ x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस a हो गया। आप देखेंगे दिस इज वन अगेन ऑफ द फॉर्म, ये किसके फॉर्म में है, a है आपके फॉर्म x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई x माइनस a, जो इक्वल होता है a रेज टू n माइनस 1 के, है ना। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, बस यहाँ पे डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं 1 रेज टू 4, तो आंसर आपका 1 ही आने वाला है। सिमिलरली 3 इंटू ए रेज टू 3 माइनस 1, सो वी हैव अ 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनसाइड द रूट 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर हो जाए। या आप ये सब लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3, आपका ये पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर, आपको समझ में आ गया जो ए की वैल्यू है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे स्टूडेंट्स से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, फिर से वही फॉर्मूला दिख रहा है आपको समथिंग, x टेंस टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1, a माइनस 1 है। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। तो जब इसको आप छोटा करेंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि कुछ तो इस तरीके से दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको देखूंगा कि मुझे दिखेगा x रेज टू 2/3 माइनस 7 रेज टू 2/3, है ना, स्क्वायर करेंगे तो क्यूब रूट है, सो दिस बिकम x रेज टू 2 x, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 7, अगेन लुक्स लाइक व्हाट, कैसे दिख रहा है x रेज टू n माइनस a रेज टू n, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है 7 है। ठीक है, यहाँ पे जो a की वैल्यू कितना है 7 है, सो वी कैन राइट 2/3 7 रेज टू 2/3 माइनस 1, है ना, so this become 2/3 7 raised to minus 1/3, तो मैं ऐसे लिखूँगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, यही बन जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला को आपको देख के दिमाग में क्लिक होना चाहिए किस तरीके का फॉर्मूले का यूज़ होगा। पहले आप उसको सॉल्व करिए, आप उसको छोटा बनाइए, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क करता हूँ, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि अगर आपने होमवर्क किया है क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आप मुझे सॉल्व करके बताइए हाँ सर हो गया है, नहीं किया है या फिर नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। स्टूडेंट्स वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। अगर वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हैंडराइटिंग इशू हो रहा है, वॉइस इशू हो रहा है, प्रेजेंटेशन इशू आ रहा है, तो आज आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपको हमें अगर कुछ आपको एज अ क्लासेस, अगर आपको ट्यूशन एनडीए के लिए, फिर आप यूपीएससी के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे लॉजिक क्लियर कराता हूँ, एग्जैक्टली करना है। देखिए आपके जो यहाँ पे पार्ट है z माइनस ए, तो समथिंग लुक्स लाइक अगेन दैट फॉर्मूला विच वन, x टेंस टू ए x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, सब तो ठीक है क्लास, लेकिन जो यहाँ पे z है, यहाँ तो z तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है z+2 है, यहाँ पे a+2 है, पर यहाँ पे +2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर भी देता हूँ z+2 और a+2 का, तो ये एडजस्टमेंट क्लास यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे z टेंस टू a जा रहा है, x टेंस टू a जा रहा है, तब ये वैल्यू है। तो अगर मेरे पास z टेंस टू a जा रहा है तो मेरे पास ऐसा होना चाहिए z+2 टेंस टू a+2, तब ये पार्ट पॉसिबल है ना, यस और नो, तब ये पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं,
क्योंकि एज अ एक्स टेंस टू फॉर्मूला क्या बोलता है कि एक्स टेंस टू ए देन एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और आप बार बार एक क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट करना भी आ जाएगा और सॉल्व करना भी, और दिमाग में बैठ भी जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे इसको एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो विल राइट ओवर ईयर, तो यहाँ पे हम पहले चेंज करेंगे एज z टेंस टू a, दिस इम्प्लाइज दैट z प्लस 2 ऑल्सो टेंस टू कहाँ पे जाएगा, a प्लस 2 पे जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास लिमिट z प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2, देन वी कैन राइट z प्लस 2 होल रेज टू 3/2 माइनस a plus 2 whole raised to 3/2. Then this term we can write as z plus 2 minus of a plus 2. देखिए अब ये पार्ट आपका क्लियर हो गया है ना। देखिए एज x टेंस टू a, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर लिखूँगा एज x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाई x माइनस a होना चाहिए। दिस विल करेक्ट n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1। ठीक है, तो विल राइट दिस टर्म नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट अगर मैं इस पर सॉल्व करूँगा तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। देन वी हैव a प्लस 2 सॉरी n टाइम्स, n कौन है 3/2 a प्लस 2 होल रेज टू 3/2 माइनस 1। So 3 divided by 2 a plus 2 whole raised to 1/2. It means we can write 3 divided by 2 square root of a plus 2. This one is your final answer. Clear? So hope that everything is clear. देखिए यहाँ पे z a की तरफ जा रहा है इसलिए a को रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे या कोई z टेंस टू अगर 3 4 5 समथिंग होता तो हम यहाँ पे a को रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, so hope that everything is clear. सबको क्लियर हो गया। एक फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जो देखिए ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। फिर से आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, कौन सा है, लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n टाइम्स a रेज टू n माइनस 1। होप दैट आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया। कितनी बार मैंने लिखा, मैं अपने लिए नहीं लिखा, मैं आप लोगों के लिए लिखा, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको क्लियर याद हो जाएगा। होप दैट अब आपको क्लियर भी हो गया और ये भी समझ में आ गया कैसे इसको यूज़ करना है, कौन से क्वेश्चन में यूज़ करना है, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स फिर से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, x टेंस टू 7 है, x टेंस टू 7 है। अब x क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 क्यूब लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू 1/2 माइनस 7 रेज टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। होप दैट एक पार्ट आपको क्लियर हुआ। नाउ अब आप चेक करेंगे कि बोलेंगे सर कि ठीक है लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है हम लोग कैसे इसको लेंगे, x माइनस a है और x माइनस 7 लेना है। तो देखिए x माइनस जो 7 है ये दोनों में चाहिए। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली x माइनस इसको x माइनस 7 में कन्वर्ट मत करिए, इसमें देखिए पावर है, जब पावर हो ना तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, ऐसे केस में क्या करना है, हम ये जो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या करेंगे x माइनस 7 से और यहाँ पे भी x माइनस 7 से डिवाइड करें, क्योंकि हमें ज़रूरत तो दोनों में पड़ेगी। देखिए हमें दोनों में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 7, देन वी कैन राइट x क्यूब माइनस 7 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 7 and this whole divided by x raised to 1/2 minus 7 raised to 1/2 whole divided by x minus 7। ये पार्ट हो गया। ठीक है, then we have to use this one formula, ये फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। 3 times 7 raised to 3 minus 1 divided by 1/2 times 7 raised to 1/2 minus 1। So we have a 3 into 7 square and here we have 1/2 7 raised to minus 1/2, सब पावर को ऊपर लेंगे, so this becomes 6, 2 3 जा 6 and 7 raised to and 2 plus 1/2 का हो जाएगा। ठीक है, ये पावर ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा।
सो दिस बिकम अ 6 इंटू 7⁵ डिवाइडेड बाई 2, ये आपका पार्ट हो गया। ठीक है, तो 5/2 6 इंटू 7⁵/2 ये आपका आंसर हो गया एज x टेंस टू 7। सो स्टूडेंट्स, होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। आज का पार्ट आपको अच्छा लगा, होप दैट चैप्टर आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।